गुरु जी के चरणों में रोजगार बालक का प्रणाम स्वीकार है भाई। और तो बहुत जल्द रोजगार पाएगा, चिंता ना कर। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेंसुरेशन 2D। देखिए, वैसे अगर सच मायने में कहें तो ज्योमेट्री जो है और मेंसुरेशन 2D दोनों एक ही चीज है। कारण क्या है कि ज्योमेट्री भी 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और मेंसुरेशन 2D में भी 2 डायमेंशन चीजों पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आती है मेंसुरेशन 3D, और जो 3D होती है उसमें मेरे प्यारे बच्चों 3 डायमेंशन होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के ज्योमेट्री जैसा ही हिस्सा है। हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं, मेंसुरेशन दो होती है, एक 3 डायमेंशनल और एक 2 डायमेंशनल। हम मेरे प्यारे बच्चों 2 डायमेंशनल कर रहे हैं, जिसे हम फ्लैट शेप कहते हैं। ठीक है जी। 2D में हम 4 चीजें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद पॉलीगन, उसके बाद सर्कल। ठीक है जी। आप कहेंगे जी सर्कल हमने पढ़ लिया, क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ लिया, ट्रायंगल हमने पढ़ लिया। बिल्कुल ठीक चीज है। लगभग लगभग जो आपने पढ़ा है वैसा सा ही है, थोड़ा थोड़ा चेंज बताऊंगा। क्वाड्रिलेटरल में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, और एक नई इंट्रोड्यूस होगी आपके साथ, दैट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम भी मैंने आपको बता दिया था ज्योमेट्री में, लेकिन यहाँ मेंसुरेशन 2D में हम ट्रेपीजियम भी मैंने आपको बता दिया था ज्योमेट्री में, लेकिन यहाँ मेंसुरेशन 2D में हम ट्रेपीजियम को भी और अच्छे से सीखेंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के 2D का हमारा सिलेबस है। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्कल। क्वाड्रिलेटरल के ये हिस्से हैं। पॉलीगन बहुभुज होती है, इसका मतलब हिंदी में त्रिभुज होता है, इसका चतुर्भुज होता है, इसका बहुभुज होता है, और इसका वृत्त होता है। हिंदी में बोल तो दिया मेरे भाई सर्वेश प्रजापति जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेंसुरेशन 2D। आइए अब आगे बढ़ें और मेंसुरेशन 2D के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। मेंसुरेशन 2D में जो मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक बताया कि भाई हम ट्रायंगल पे बात करने जा रहे हैं आपके साथ। तो मेरे बच्चे सबसे पहली ट्रायंगल जो मैं लेना चाहूंगा आपके साथ डिस्कशन में, वो लूंगा मैं स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल को कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी सारी बाहु, बाहु माने बाहुबली या भुजाएं, भुजाएं विषम हो यानी अलग अलग हो, वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाती है। जिसकी सारी बाहु यानी सारी भुजाएं सम हो, समान हो, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी बाहु दो बराबर हो, दो बाहु समान हो, वो समद्विबाहु ट्रायंगल यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर कोण सम है यानी 90 डिग्री है तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो मेंसुरेशन 2D में हम ट्रायंगल्स की शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे पहले हम 4 ट्रायंगल पे डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहली ट्रायंगल आती है मेरे प्यारे बच्चों स्केल एंड ट्रायंगल। तो अब ये आपकी हेडिंग है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, उन चीजों को मैं एज ए रिजल्ट खटाखट लिखवा के आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है। देखिए किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, कोई भी स्केल एंड ट्रायंगल हो। अगर मान लीजिए ये कोई स्केल एंड ट्रायंगल है और ये बेस ले रखा है मेरे को बी, ये स्केल एंड ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, कुछ भी अलग अलग बुझाएं। अगर मेरे पास ये वाला एल्टीट्यूड है, ये वाला एल्टीट्यूड है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो हर एक में चलेगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों एरिया निकालने का तरीका होता है हीरो फार्मूला। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जो वैल्यू होती है उसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं, सेमी पेरीमीटर कहते हैं, और वो रहता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आप कहेंगे जी ये सारी चीजें तो आप पहले से बता चुके हैं, अब क्यों बता रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं समेटना। बहुत सारी चीजें फैली पड़ी थी, अब सारी चीजों को धीरे धीरे करके समेटता लाऊंगा और 2D खत्म कराऊंगा तब। तो ये स्केल एंड ट्रायंगल है। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी में एक चीज ये भी आपको बताई थी कि अगर किसी ट्रायंगल की 3 मध्यिकाओं की लंबाई एक्स, वाई और जेड दे रखी है, तीनों मीडियन की लेंथ अगर एक्स, वाई, जेड दे रखी है, तो पहले आप सेमी पेरीमीटर ऑफ ऑल मीडियन, तो वो रहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप कहेंगे हाँ जनाब बाई 2। पहले निकालना होता है मेरे प्यारे बच्चों एस एम, फिर क्या करना होता है ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो 4/3 इंटू सेमी पेरीमीटर ऑफ मीडियन यानी एस एम, एस एम माइनस एक्स, वाई और जेड। ये आपको याद होगा, मैंने आपको पूरी तरीके से समझा रखा है ज्योमेट्री में। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मेरे प्यारे बच्चों किसी भी स्केल एंड ट्रायंगल में अगर आपको इन रेडियस निकालनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, किसी भी विषमबाहु त्रिभुज में अगर आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी तो उसका सूत्र होगा रेडियस निकालने का कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लो अपोन में सेमी पेरीमीटर ले लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। ऐसा क्यों होता है ये सारी कहानियां मैं वहां बता चुका हूं आपको। यहां मैं अब धीरे धीरे सारी चीजों को समेटता ला रहा हूं। किसी भी स्केल एंड ट्रायंगल में अगर आपसे सर्कम सर्कल की रेडियस पूछे, परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, परिवृत्त की त्रिज्या पूछे, तो वो होती है मेरे प्यारे बच्चों ए इंटू बी इंटू सी अपोन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे में 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीनों भुजाओं का गुणनफल बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मेरे प्यारे बच्चों इनके ऊपर छोटे छोटे से सवाल लेकर रिवीजन करा देता हूं। सवाल में कह रहा है त्रिभुज जिसकी भुजाएं 15, 16, 17 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आप कहेंगे साहब देखो 15, 16, 17 है, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर एस के नाम से डिनोट होता है, वो होगा 15 जमा 16 जमा 17 बटा 2। तो देखो 7 और 5 12, 12 और 6 18, 8 असल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 48, 48 का आधा मेरे प्यारे बच्चों 24 है, यानी सेमी पेरीमीटर 24 आया। तो एरिया होगा सेमी पेरीमीटर 24, 24 में से 15 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना बचा 9, 24 में 16 गया 8 और 24 में 17 गया 7। अब देखिए
आप ये बात जानते हैं 24 को लिखेंगे 8 गुना 3, 9 गुना 8 गुना 7, 8 बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। 9 का वर्गमूल 3 बाहर आएगा, अंदर बचा 3 7 21। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जो ट्रायंगल का एरिया आया वो आया 24√21। 24√21 मेरे प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात से सहमत है? आपने कहा जी बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है। मैं अपनी बात फिर से दोहराता हूँ। क्या हमने ये सारी चीजें ज्योमेट्री में पढ़ ली थी? यहां मैं हल्का हल्का सा लाके उनको सबको समेट रहा हूं, हाँ है ना? अब उस समेटने में थोड़ी सी स्पीड तेज होगी, आप नाराज नहीं होना। बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 है और आधार और ऊंचाई का रेशियो ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ये कह दूं तुम्हें कि भैया बेस अगर 4x और हाइट 5x है तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिल्कुल। और ये दे किसके बराबर रखा है? 250 के बराबर। आप कहेंगे ठीक है, यहां से सोल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, हाइट और बेस की लेंथ आ जाएगी। चीजें थोड़ी सी स्पीड में आएंगी। करिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, एक भुजा 11 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर। कह रहा है एक ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर जो है यानी तीनों भुजाओं का जो जोड़ है a प्लस बी प्लस सी, वो दे रखा है मेरे बच्चे 32 सेंटीमीटर। एक भुजा 11 है, लेट से a की वैल्यू 11 है, तो मेरे बच्चे 11 उधर जाएगा तो आप अच्छे से समझते हैं b प्लस सी की जोड़ निकाल देंगे। क्या होगा साहब? ये आएगा साहब 21। 2 में से गया 1 और 3 में 1 गया 2, और दोनों भुजाओं का जो डिफरेंस है b माइनस सी वो आ रहा है 5। सी से सी काटा, बी और बी 2 भी आया मेरे प्यारे बच्चों। 21 और 5 26, तो आप जानेंगे कि बी की वैल्यू आई 13। यानी एक भुजा 11 है तो दूसरी भुजा 13 आई, तो तीसरी भुजा आ गई मेरे प्यारे बच्चों 8। अब मेरे बच्चे आपके पास तीनों साइडें आ गई, एक 11 है, एक 13 है और एक 8 है। प्रेम शंकर तिवारी जी पूछ रहे हैं इंग्लिश से परेशान हूं, कैसे ठीक करें? आप एडवाइस दें। मैं दूंगा लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों 11 13 और 8 तीन भुजाएं हैं, मुझे इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो हीरो फार्मूला लगाऊंगा, सोल्व कर लूंगा। ये काम आपका खुद का है। कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर और इसके व्रत की तरह, यहां गलत है, इसके अंत्यव्रत लिखना चाहिए था इसको। ऊपर लिखा हुआ इन सर्कल, ये इन है, इन सर्कल टाइप शैतान है। कहता पेरीमीटर याद करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको तो अच्छे से याद है, इन सर्कल की रेडियस का सूत्र है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अगर मुझे सेमी पेरीमीटर चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लूंगा अपॉन में इन सर्कल की रेडियस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा 15 और इन सर्कल की रेडियस दे रखी 3। 3 से काटूंगा मेरे प्यारे बच्चों 5 मेरा आंसर है। एंड दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। आइए भाई देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन 4 का आंसर 10 होगा नहीं? बस उसने पूछा कि अच्छा माफ करना, उसने पेरीमीटर पूछा, मैं गलती कर गया भाई। सेमी पेरीमीटर आया 5, तो पेरीमीटर क्या होगा? सेमी का डबल, तो 5 दूनी 10। मैं माफी चाहता हूं, सेमी पेरीमीटर था 10, तो ना सेमी पेरीमीटर 5 था, परिमाप 10 होगा। देखिए मेरे भाई सवाल बहुत बढ़िया। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं A to Z क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर एग्जाम। सारे सवाल मेरे बच्चे आपके एग्जाम के सवाल है। सवाल में कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा 7 सेंटीमीटर और इसका परिमाप 18 है। तो एक भुजा 7 है, बाकी दोनों भुजाएं B जमा C, वो रखिए 18। त्रिभुज का परिमाप दे दिया 18। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तय है कि अगर पेरीमीटर 18 है तो सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे, वो होगा 18 का आधा 9, बिल्कुल ठीक है। हम यहां से इस बात को भी समझ रहे हैं कि भाई B प्लस C की जो वैल्यू है वो 11 आई। अगर मैं कहूं कि B की वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे 11 माइनस C आई। मैंने कहा ठीक है। अब मेरे भाई मुझे निकालना एरिया। एरिया का सूत्र होता है रूट में पूरी कहानी, एस आया 9, एस माइनस ए, 9 में से 7 गया 2 आना, फिर एस माइनस बी यानी 9 में से बी घटा दो, 9 माइनस बी और 9 माइनस सी। भाई तीन भुजाएं ना, एक वैल्यू 7 है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी। आपने कहा ठीक है। अब मैं बी की वैल्यू रख दूं या सी की, जिस मर्जी की वैल्यू रख दीजिए। लेट से मैंने बी सी की वैल्यू रख दे रहा हूं, तो सी की वैल्यू आएगी 11 माइनस बी। आपने कहा ठीक है। अब थोड़ा दिमाग दीजिए, क्या ये है 9 माइनस सी और सी की वैल्यू में रखना चाह रहा हूं 11 माइनस बी, तो 9 माइनस 11 प्लस बी, तो ये आएगी बी माइनस 2। आपने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, 9 माइनस सी है ना, मैंने सी को भी बी की फॉर्म में रख दिया, तो ये आया मेरा बी माइनस 2। आप अगर सही से मेरी बात जान रहे हो तो इसे मैं हटा के बी माइनस 2 लिख देता हूं, और ये वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों बराबर 108 के। अब सब कहानी ये कि दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, कर दिया जी। तो यहां बना 9 दूनी 18, यह आया 9 माइनस बी और यहां आया बी माइनस 2, और यहां आया 108 क्योंकि वर्गमूल हटा। 18 से काटोगे 18 छिके 108, यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया काट पीट के 6 आया। बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चे एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि ऑप्शन से जा सकते हैं।
ठीक है जी। दूसरा काम अगर मुझे डिटेल सोल्व करना है तो मैं एक काम करूंगा कि मैं 6 के फैक्टर बनाऊंगा। 6 का फैक्टर या तो 1 और 6 होता है या 2 और 3 होता है। तो कोशिश करिए कि 1 को 6 बना दे और 1 को 1 बना दे। तो आप कहेंगे कि भाई इसे 6 बनाने के लिए तो b की वैल्यू क्या लेनी होगी, 3। तो 9 में से 3 गया 6 आ गया, बिल्कुल ठीक है। और यहां 3 में से 2 गया 1 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब b की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर रही है। और अगर b की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर गई तो 11 में से 3 गया मेरे प्यारे, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो आंसर आ जाएगा 3 और 8। 3 और 8 पहला तरीका था मेरे प्यारे बच्चों ये। दूसरा तरीका सवाल का ये है कि हम ये सब करें ही ना, हम ये सारा तामझाम उठाएं ही ना सवाल में, और फिर हम दिमाग दौड़ाएं कैसे कि भाई हमें ये पता है कि b प्लस सी का जोड़ 11 है, बिल्कुल ठीक है। मैं पॉइंटों की कैलकुलेशन कि भाई हमें ये पता है कि b प्लस सी का जोड़ 11 है, बिल्कुल ठीक है। मैं पॉइंटों की कैलकुलेशन से तो भाई हर हाल में बचना चाहूंगा, या तो मैं a ट्राई करूंगा या b ट्राई करूंगा या d ट्राई करूंगा। अगर मैं a ट्राई कर लेता हूं 6 और 5 तो कितना आसान हो गया मेरे लिए कि भाई एरिया निकालूंगा तो 9 आएगा, s माइनस भाई एक साइड 7 हो गई, समझ रहे हैं ना, ये 2 आया, 9 में से 6 गया 3 आया, और भैया यहां आना था क्या 9 माइनस सी, तो 9 में से 5 गया 4 आया। अब जरा ध्यान दीजिए कि अंदर मुझे 108 लेके आना है ना। तो देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 में बनेगा, नहीं बनेगा सर, हाँ है ना। मैं यहां से एक छोटा दिमाग ये भी लगा सकता हूं कि इसको अगर मुझे लिखना है 9 की फॉर्म में, क्योंकि मेरा s तो 9 है और ये 2 है, तो 9 दूनी 18, तो इसे मैं 18 गुना 6 लिख सकता हूं। देखिए थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे, कंपैरिजन हो जाएगा। भाई ये तो क्लियर है ना, s भी क्लियर और s माइनस a भी क्लियर है, आगे दिक्कत है। तो ये 9 दूनी 18 है, तो मैंने इसे 18 गुना 6 की फॉर्म में लिख दिया। अब मेरे को ये पता है कि अब मेरा जो भी आंसर आएगा उसमें 9 माइनस b जो सेमी पेरीमीटर और 9 माइनस c, इनका जो वैल्यू आए वो हर हाल में 6 आए। तो अगर मैंने 6 और 5 ले ली तो 9 में 6 गया 3, 9 में 5 गया 4, 12 बनेगा। अगला लेता हूं 7 ले लेता हूं, अगर मैं 7 लूंगा तो ये 2 आया, और सी की वैल्यू 4 लूंगा तो ये कितना आएगा 5, 5 दूनी 10, ये भी सेट नहीं हो रहा। फिर मैं जाऊंगा डी ऑप्शन पे 3, तो 9 में 3 गया 6 और 9 में 60 गया 1, ये सेटिस्फाई कर रहा, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन डी। मैंने हर तरीके से आपको चलना यहाँ पे सिखाया, ये आपकी श्रद्धा है कि आप कैसे चलेंगे, करिए। कहते हैं त्रिभुज की माफ करिए, त्रिभुज की भुजाएं 3 2 4 के अनुपात में है और परिमाप 72 सेंटीमीटर, भुजाएं ज्ञात करिए। देखिए यार, परिमाप पहली बात 72 आना चाहिए, रेशियो 3 2 4 होना चाहिए। आप ये भी समझ गए कि दूसरी से तीसरी डबल साइड होनी चाहिए, 24 से डबल नहीं हटाओ, ये 18 से मतलब ये डबल नहीं है, ये हटाओ, ये 16 की 32 है, ये ओके, ये गलत है। पहली चीज तो ये कि 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट रहे थे क्योंकि साइडें 3 2 4, यानी तीसरे वाली दूसरे से डबल होनी चाहिए, वो क्यों लिसी में था। यहाँ निकालोगे तो 8 3 24, 8 2 16, 8 चौक 32, हाँ है ना, 4 3 7 2 9 8 72, बिल्कुल सेट हो रहा है, तो ऑप्शन से निकाल दीजिए। सवाल में कह रहा है भाई एक त्रिभुजाकार मैदान है, उसकी भुजाएं दे रखी हैं आपको, एक भुजा की लंबाई 60 है, एक भुजा की लंबाई 112 है और एक भुजा की लंबाई 164 है। अब कह रहा है जी इसका एरिया निकाल दो, हीरो फार्मूले से निकालिए जरा एरिया क्या आया। देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि एस निकालना पड़ेगा। एस क्या होगा जी, तीनों का जोड़, मन मन में कर लो या लिख के कर लो। देखो 60 जमा 112 जमा 164, 4 2 6 आया, 6 6 12 और 1 13 आया, 1 और 1 2 और 1 336 आया। इसका आधा करोगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, तो मेरे प्यारे बच्चों सेमी पेरीमीटर आया 168। अब मेरे बच्चों एरिया देखते हैं, तो एरिया हो जाएगा एस दैट इज 168, फिर एस माइनस ए, तो 168 में से 60 घटाओगे तो बचेगा 108, फिर आएगा मेरे बच्चे एस माइनस बी, तो 168 में से 112 घटाओगे, 168 में से 112 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 8 में 2 गया 6 और 5 में 1 गया ना, 6 में 1 गया 5, यह आया 56, और फिर 168 में से 164 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चों आया 4। अब हमें इस कैलकुलेशन को ब्रेक डाउन करना है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, कैसे ब्रेक डाउन करें। देखिए जी, हमें परफेक्ट रूट बनाते चले जाना है। अगर ध्यान दें इसे, तो ये किससे कट रहा है, 8 दूनी 16, 8 से कट रहा है, तो 8 8 दूनी 16, 8 एकम 8, बिल्कुल ठीक है। तो ये 8 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3, 21 को लिख देता हूं 3 गुना 7, आपने कहा ठीक है। 108 को क्या लिख सकते हैं, 12 नीम में 108, और 12 गुना 9 को क्या लिख सकते हैं, 12 को 3 गुना 4, तो देखो यार 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और 9 3 27, 27 को 3 की पावर 3, फिर आया 56, 56 को लिखेंगे मेरे बच्चे 14 चौकू 56 या 8 7 56, तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 गुना 7 और 4 को 2 की पावर 2। आपने कहा जी मामला सेट है, अब कैलकुलेशन तो बैठानी ही होगी। बैठाने जब जाओगे तो 7 तो साफ हुआ, जोड़ा बन गया, बिल्कुल ठीक है। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 2 आ गया, वर्गमूल निकाला आना चाहिए, ये भी गया।
अब 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 2 10, तो 2 की पावर 5 बाहर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाई? ये आया मेरे प्यारे बच्चों मेरा टोटल एरिया। अब कह रहा है कि जी इसको खर्च मतलब जिसको लगाने में जो खर्चा आ रहा है वो 8.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर आ रहा है। तो गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसे 8.5 से, गुना करेंगे इसे 8.5 से, क्योंकि ये मेरा टोटल एरिया आया और ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे साहब ये हो गया हमारा कोस्टिंग। अब हमें इसका आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, अब आप कहेंगे इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिखाता हूं। देखिए मेरे बच्चे ये बात तो तय रही इस सवाल की कि किसी भी हालत में इस सवाल का उत्तर पॉइंटों में नहीं दे रखा। इसका मतलब पॉइंटों में तो है नहीं। अगर पॉइंटों में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों तो ये भी तय है कि इसके बटे 10 लिखेंगे तो 3 की पावर 2 से तो कभी भी नहीं कटेगा, यानी 9 से कभी नहीं कटेगा। अब सबसे पहला काम ये होना चाहिए कौन सा ऑप्शन 9 से भाग जा रहा चेक करते हैं। 6 3 9 8 1 9 ये नहीं जा रहा, इसे हटा दो लाइन से, ये आंसर नहीं है। अब 8 1 9 6 4 10 11 ये भी 9 से भाग नहीं जा रहा। अब 6 3 9 7 2 9 भाग जा रहा है, 8 1 9 7 5 12 भाग नहीं जा रहा। तो मेरे प्यारे बच्चों केवल और केवल ऑप्शन बी है जो मेरा 9 से भाग जा रहा है। दूसरा तरीका, अगर आपके दिमाग में 9 वाला तरीका फिट नहीं बैठ रहा फिर क्या करें साहब, फिर मेरे प्यारे बच्चों हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर मजे ले रहे हो, डिजिटल सम भी तो वही कहानी है, 3 की पावर 2 हुआ 0, 9 9 का डिजिटल सम 0, 0 को किसी से गुना करोगे डिजिटल सम 0। तो इनमें केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें डिजिटल सम 0 आ रहा है। इसके अलावा जो चौथा पार्ट है वो ये, मतलब इससे तीसरा जो पार्ट है कि सर हम 8.5 को क्या लिख देंगे, भाई यही तो हुआ 8.5 का मतलब, तो 8 दूनी 16 और 17 बटे 2, 17 बटे 2। आपने कहा ठीक है, 2 से काटेंगे यहां पे तो यहां बच जाएगा मेरे बच्चे 4। आपने कहा ठीक है। अब हम यूनिट डिजिट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका यूनिट डिजिट है 7, इसका यूनिट डिजिट है 9, इसका यूनिट डिजिट है 6, इसका यूनिट डिजिट है 7। तो 7 नीम 63, 3 आया, 3 6 18, 8 आया, 8 7 56 6 आया। लेकिन दिक्कत यह है कि यूनिट डिजिट से ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ज्यादा आसान जब यहां आके फंस गए और हमें ये पता चल गया कि ये मेरा आंसर नहीं है और ये मेरा आंसर नहीं है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो क्या करें, तो सर पहली चीज तो आप ये अप्लाई कर दीजिए कि आंसर जो होगा मेरा वो 9 से भी भाग होगा। और मान लो आप 9 से नहीं चेक करना चाह रहे, तो जो भी मेरा आंसर होगा 2 की पावर 4 यानी 16 से भाग होगा, मेरा आंसर 17 से भी भाग होगा, मेरा आंसर 7 से भी भाग होगा। जो आप चेक कर पाए उसको कटा लिए, जो आप चेक कर पाए उसको चेक कर दीजिए। जैसे मुझे चेक करना है 7 से, तो देखिए 7 से चेक करना है तो 7 दूनी 14 बचा कितना 4, 7 6 42 1 नहीं जा रहा। अगर ये 7 से भाग नहीं जा रहा तो ये आंसर ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन भी है। तो कहने का मतलब तार्किक रूप से कहीं ना कहीं घुमा दीजिए सवाल को। मेरे बच्चे यहां एक्चुअल साइडें निकालनी है और आपको सोल्व करना है। मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, बस यहां आपको इसमें दिक्कत होगी हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर जो है, 1 हेक्टेयर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो जो भी आपका एरिया आएगा उसे 10,000 से भाग दे देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ये किसमें, हेक्टेयर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हेक्टेयर में। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज की कुछ चीजें दी हुई हैं। इस त्रिभुज का जो एरिया है उसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया हुआ, मतलब मैंने नहीं, सवाल ने कहता है इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर जानते हो क्या होता है, जिसे हम परिमाप कहते हैं, उसे पी से डिनोट किया हुआ है। इसकी जो इन सर्कल रेडियस है स्मॉल आर जो है उसे मैंने, इसकी परिमिति अंत त्रिज्या को मैंने क्यू से डिनोट किया है। और इसकी सरकम सर्कल की जो रेडियस है उसको मैंने कैपिटल आर से ही डिनोट किया हुआ है। और इसकी जो मीडियन है सवाल में कह रहा है उसे हमने डिनोट किया हुआ डी से। बहुत बढ़िया भाई। तो मेरे बच्चे आप मुझे एक सिंपल बात ये बताना कि मुझे रेशियो किसमें पूछा है, ए और पी में। ए और पी में मुझसे रेशियो पूछा। पी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सेमी पेरीमीटर होता है, मतलब पेरीमीटर। बताता हूं कहानी को, मुझे रेशियो निकालना है ए और पी का। आइए दोस्त आपको शायद ये बात पता होगी कि इन सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। हाँ जी, अगर मेरे दोस्त मुझे चाहिए ही ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा इन सर्कल रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे अब ये बताना कि ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या है, ए, और रेडियस इन सर्कल रेडियस को क्या नाम दिया हुआ है, क्यू। सेमी पेरीमीटर को मैं ऐसे ही नाम दे रहता हूं, तो एरिया जो होगा वो क्यू इंटू एस होगा। पेरीमीटर पी है, पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पेरीमीटर होता है सेमी पेरीमीटर का डबल यानी ट्वाइस ऑफ एस। एस से मेरे बच्चे एस कटा तो रेशियो आएगा क्यू इज टू 2। बहुत ही सिंपल और सीधा सवाल आपकी नजर पेश किया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर।
देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया आपको दे रखा है भाई कितना, 96। कहता है इसकी एक भुजा की लंबाई 24 है। कहता है इस पे अगर मैं एल्टीट्यूड डालूं तो इस एल्टीट्यूड की लेंथ याद करो। तो आप कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया, और ये 96 के बराबर है, तो आंसर आ जाएगा एच की वैल्यू यार। तीन भुजाएं 11, 12 और 13 सेंटर दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई हीरो फार्मुला लगाएंगे, सोल्व करेंगे। 5, 6 और 7 त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरो फार्मुला लगाएंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है यार, ये गलत क्यों कर रखा है, ये यहाँ क्यूब क्यों कर रखा है? पहली बात तो ये क्यूब में आएगा ही नहीं, स्क्वायर में होता है एरिया। प्रूफ रीड करो, ढंग से करो यार, हमारे बालक नाराज हो जाते हैं फिर। मेरे बच्चे एरिया को हमेशा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पॉइंट है, कोमा नहीं है, तो आपने एरिया निकालना है और आपका आंसर आ जाएगा। सवाल में कह रहा है जी दो त्रिभुज है, जो पहले वाला त्रिभुज है इसका आधार है 8.5 और हाइट जो देखिए वो 14 है मेरे बच्चे। एक दूसरा त्रिभुज है, ऊंचाई ज्ञात करो, इसका आधार 14 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट बतानी है आपने क्या होगी। कह रहा है दोनों का एरिया इक्वल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सोल्व कर दो यार। देखिए भाई, कहता है 21.4 सेंटीमीटर आधार और इतने ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो गया मेरे प्यारे बच्चों कितना, 21.4, हाइट होगी 15.5। आपने कहा ठीक है साहब। मैं कह रहा हूं भाई डेसिमल हटा के 10 लिखते हैं और यहां से डेसिमल हटा के 10 लिखते हैं, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 साते 14, 107 आया। मेरे बच्चे मैं अब आपको ये सलाह दूंगा यहां पे कि ये आया 107 गुना 155 बटा 100। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मेरी सलाह है आपको ये कि यहां पे आप कोई इधर उधर का कोई दिमाग मत दौड़ाइए, डिजिटल सम नहीं अप्लाई होगा, यूनिट डिजिट आपका अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी हुई है। तो आपको यहां 107 को 155 से सीधा गुना कर लेना चाहिए। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि 107 और 155 को गुना कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन कैप्सूल में जब आप जाएंगे, जो आपके बैच में अपलोड है, तो वहां आप ये चीज देखेंगे मेरे बच्चे, ये 100 से कितना ज्यादा है 7, ये 100 से कितना ज्यादा है 55। तो क्या करते हैं सर, 55 को 7 से गुना करते हैं, 7 5 35 और 7 5 35 और 3 38, हासिल लिखते हैं 8, 3 है। फिर 55 और 7 62, 100 में 62 जोड़ा 162, 162 में 3 हासिल ली 165। फिर से समझाता हूं मेरे बच्चे, ये मैंने कैलकुलेशन कैप्सूल में समझाया हुआ था। मान लीजिए 109 को अगर मैं कहूं 108 से गुना करो, कितना ज्यादा है 9, 100 से ये कितना ज्यादा है 8। तो मैंने कहा था कि 9 को 8 से गुना करो, 2 अंकों में मल्टीप्लिकेशन लिखो, 9 8 है 72, 9 और 8 जोड़ो 17, 100 में 17 जोड़ के लिखो 117 72। मैं अगर आपको कहूं कि भाई 109 गुना 125, तो ये देखिए कितना ज्यादा 9, ये कितना ज्यादा 25। तो मेरे बच्चे 25 को 9 से गुना करो, 25 नहीं में 225, लेकिन 2 ही अंकों में लिखना है, तो 2 हासिल रह गई, 25 और 9 34, 100 में 34 जोड़ा 134 और 2 हासिल 136, तो 136 25 मेरा आंसर हो गया। तो ऐसे ही इसका आंसर होगा 165 85, यानी मेरे बच्चे इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया वो आया 165 85 बटे में है मेरा 100, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 165.85 होगा। अगर आप इसे अप्रोक्सीमेट में लिखना चाहते हैं तो 165.9 लिख सकते हैं, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो इसके नजदीक दिखा रहा है। क्लियर है? देखिए यार, कहता है किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:3, 1/3, 1/5, 1/4। करना क्या है, 3 5 4 का मेरे बच्चे एलसीएम ले लो। भाई उसने कहा कि साइडों का रेशियो 1/3, 1/5, 1/4। तो रेशियो जिन्होंने पढ़ा वो जानते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है 3 5 4 कैल्शियम ले लेंगे तो आएगा 60, 60 से यहां गुना करो, 60 से यहां गुना करो, 60 से इधर करो, 3 से काटा 20, 5 से काटा 12, 4 से काटा 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो। आपने कहा जी ठीक है। अब कहता है परिमाप दे रखा है, तो भैया इसे 20x मान लो, इसे 12x मान लो, इसे 15x मान लो, तो जोड़ोगे तो 20 और 10 30 और 10 40 और 7 47x बना, जबकि पेरीमीटर दे कितना रखा है 141। इसका मतलब x की वैल्यू कट के आई 3। अब एक्चुअल भुजाएं 15 थी 45, 12 थी 36, 20 थी 60। अब कह रहा है जी सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई के बीच का डिफरेंस बताइए। तो आप जानते हैं सबसे बड़ी 20 है और सबसे छोटी 15, इनके बीच का डिफरेंस 5x है, x की वैल्यू 3, तो 5 थी 15। ऑप्शन बी। सवाल में कह रहा है कि भाई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में आधार की जो लंबाई है मान लीजिए b है, वो इसकी हाइट से 3 कम है।
तो इसकी हाइट से 3 कम है, इसका मतलब इसकी हाइट हर हाल में b+3 होगी। अब ये 3 कम होगी तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, b इंटू b+3, ये बराबर है 104 के। 2 से गुना करेंगे तो भैया 2 गुना ना b गुना b+3, 104 गुना 2 208। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका डिफरेंस हो 3 और मल्टीप्लाई करें तो 208। तो देखो यार 8 दूनी 16, 8 से कट रहा है लेकिन 3 नहीं आएगा, 10 से काटेंगे 20 नहीं आएगा, हमें 3 डिफरेंस चाहिए तो 15 से काटते हैं, 15 एकम 15 नहीं जाएगा, 14 एकम 14 और 6 14 5 70 नहीं, अंतर आ जाएगा 14 में, 10 से 11 8 2 10 12 12 लेते हैं, 12 एकम 12 नहीं, 12 से भी नहीं जा रहा, 208 कटेगा किससे भाई, 16 से काटें तो 16 16 एकम 16 और बचा कितना भाई 4 16 थी 48, बस सेट हो गया, डिफरेंस आ गया 3। तो इसका मतलब बी की वैल्यू 13 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 13 में 3 जोड़ा 16 आ गया ना, 13 में 3 जोड़ा 16, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा आधार की लंबाई याद करिए, तो आधार की लंबाई थी अपनी 13, तो 13 अपना आंसर है। दूसरा तरीका ये था कि हम अपने फैक्टर से भी कर सकते हैं। निधि बर्नवाल बेटा कौन सी चीज में आप कह रहे हैं, क्वेश्चन 15 में 24 आंसर है, सॉरी सॉरी सॉरी, उसने पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 20 है माफ करना, और सबसे छोटी 12 है, तो डिफरेंस आया 8x और x की वैल्यू 3, तो 8 24, माफी चाहता हूं मैं, छोटी छोटी बातें खुद कर लिया करो भाई। यार देखिए मेरे बच्चे, किसी ट्रायंगल की 3 साइडें ए बी और सी, कहता है इनमें किन्हीं दो का जो औसत है वो तीसरी इस भुजा के आधे से 6 सेंटीमीटर अधिक है। कहता है तीसरी भुजा के आधे में 6 जोड़ देंगे तो इनका औसत बराबर आएगा निकल के। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्या होगा। देखिए मेरे बच्चे, बड़ी प्यार से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सवाल बहुत अच्छा, पेपर का क्वेश्चन है। ट्रायंगल की 3 भुजाएं दे रखी हैं, हमने मानी है ए बी सी, उसने कुछ नहीं दी, कह रहा एरिया बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आपने कहा ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो ये कहेंगे कि सर a प्लस बी का आधा सी के आधे जमा 6 के बराबर, नहीं। उसने कहा इन ए ट्रायंगल द एवरेज ऑफ एनी टू साइड, इस एनी शब्द को समझना कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़ का आधा मतलब उनका औसत तीसरे भुजा के आधे से 6 बड़ा है। हाँ है ना, किन्हीं किन्हीं शब्द को बड़े ध्यान से देखिए, जो डाउट क्रिएट करेगा वो यहीं से क्लियर होना आपका डाउट, कि किन्हीं भी दो भुजाओं का औसत तीसरे भुजा के आधे से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब इस सबको 2 से गुना करोगे तो आएगा a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस 12। आपने कहा बिल्कुल करेक्ट है। ये मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी सवाल ने नहीं दे रखा है, यह आपने अपनी तरफ से माना हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं आपको कि भाई ये बताइए a प्लस बी, मैं सी इधर भी जोड़ दे रहा हूं इधर भी जोड़ दे रहा हूं तो ये हो जाएगा सी, और इधर सी जोड़ूंगा तो 2c जमा 12। कोई गुना तो नहीं किया यहां से, आपका नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, आपको कहीं दूर दूर तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों ये बता रहे ये चीज क्या हुई साहब, ये पेरीमीटर हुई, ये क्या हुई साहब पेरीमीटर हुई, ये क्या हुई सर पेरीमीटर हुई, बिल्कुल सही बात है सर, ये हमारा पेरीमीटर हो गया, बिल्कुल ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है साहब, सेमी पेरीमीटर का डबल होता है, 2 इंटू सी प्लस 12, सब में 2 कॉमन ले देंगे तो एस की वैल्यू आ गई सी जमा 6, सी जमा 6। अगर और ध्यान से देखोगे तो एस माइनस सी बराबर 6 आया, सी इधर लिया, लेकिन ये ध्यान रखना ये सी कुछ भी नहीं है, ये आपकी मानी हुई चीज है। अगर यहां उसने कहा किन्हीं भी, तो यहां एस माइनस बी भी मेरे बच्चे 6 ही आएगा और एस माइनस ए भी 6 ही आएगा, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। तो एस माइनस ए भी 6 आएगा, एस माइनस बी भी 6 आएगा और एस माइनस सी भी 6 आएगा। अल्टीमेटली मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, अदरवाइज आप क्या करिए अगली बार यहां ए प्लस सी बाई 2 और यहां बी बाई 2 लिखिए जमा 6, तब भी ये सेम कहानी होगी, तो वहां एस माइनस बी आ जाएगा, अगली बार यहां ए लिख लेंगे तो एस माइनस ए आएगा, सभी की वैल्यू 6 आएगी। अब अगर आप जान गए हैं तो हमारे लिए मेन हर्डल है एस की वैल्यू निकालना। तो आपने कुल मिला के कहानी पढ़ ली कि सर एस माइनस ए हो, एस माइनस बी हो और एस माइनस सी हो, इन सब का ही मतलब 6। अगर मैं कहूं यार सबको जोड़ो तो एस 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 क्या हुआ 3s, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ 6 6 12 6 18। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का जो जोड़ होता है वही तो मेरे प्यारे बच्चों पेरीमीटर होता है। आप कहेंगे हाँ तो ये पेरीमीटर है, ये 2s बना, बिल्कुल ठीक है, ये 18 है। सोल्व करोगे तो 3s में से 2s गया तो s बराबर आ गया 18, s बराबर आ गया 18, s बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 18। अब कैलकुलेशन की सेटिंग करते हैं, देखो 6 और 6 तो 1 6 बाहर आ गया, यहाँ 6 और 6 1 6 बाहर आ गया, बचा 3 √3, तो आंसर आएगा 6 36 √3।
36√3 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। अब मैं आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों। जब भी सवाल में ऐसा कहे, जब भी सवाल में ऐसा कहे कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जोड़, मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का औसत तीसरी भुजा के आधे से x ज्यादा है, तीसरी भुजा के आधे से x ज्यादा है, तीसरी भुजा के आधे से x ज्यादा है, तो आप ये मान लेना कि सर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, तीनों की उसने डायरेक्ट वैल्यू लिख के दे दी है x। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, s जो होगा ना वो थ्राइस ऑफ x होगा, यानी आपके पास एक झटके में सेमी पेरीमीटर भी निकाल के दे दिया है मैंने और तीनों वैल्यू। एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, s चाहिए होता है, फिर s माइनस ए चाहिए होता है, s माइनस बी चाहिए होता है और s माइनस सी चाहिए होता है। अब मोटी बात ट्रिक की ये हुई यहां पे कि भैया s की वैल्यू क्या होगी 3x, s माइनस ए की वैल्यू क्या होगी x, s माइनस बी की वैल्यू x, s माइनस सी की वैल्यू x। जब इसको आप सोल्व करोगे तो हर हाल में आंसर जो एरिया का निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखिए x x x x x की पावर 4 बाहर निकालोगे x स्क्वायर और बचा क्या √3, तो आंसर हर हाल में x स्क्वायर √3 आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक बन गई है, इस ट्रिक को हमेशा के लिए याद रखिएगा। क्या ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, यानी अगर आप मेरे बच्चे हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और मेन मेन बिंदुओं को लिखते हैं, तो उसने कहा था कि किन्हीं भी दो भुजाओं का औसत तीसरी भुजा के आधे में से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो एरिया जो आना था वो 6 का वर्ग √3 आना था। आंख बंद करके विद इन ए सेकंड यू कैन सोल्व दिस क्वेश्चन एट एन इंस्टेंट। मेरा काम है डिटेल भी बताना, साथ साथ शॉर्ट भी उसका डिस्कस करना। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। देखिए मेरे बच्चे, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। एरिया निकालना हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगले पेज पे, हाँ आइए। अगर एरिया निकालना हो तो एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, बल्कि मैं ही लिखवा देता हूं इसमें सारी चीजें। देखो भाई, आप ये बात समझते हैं कि ए ए ए इक्विलेटरल है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, यानी जो पेरीमीटर होगा वो 3a होगा। मेरे प्यारे बच्चों जो एरिया होगा, हीरो फार्मूला लगा के जब आप एरिया निकालेंगे तो वो आएगा √3/4 ए स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया और इसे आप रटेंगे, याद रखेंगे, √3/4 ए स्क्वायर। अब आप शायद इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि यहां से जब हम अल्टीट्यूड डालेंगे, जब हम अल्टीट्यूड डालेंगे तो सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री बनाएगा। तो इस अल्टीट्यूड की जो वैल्यू होगी, यानी इसकी जो हाइट होगी, हाइट होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों √3/2a। आप कहें कैसे फाइंड आउट करें सर, एरिया ले लेंगे ना, हाफ इंटू बेस ले लेते हैं a और हाइट ले लेंगे h, और हीरो फार्मूले से एरिया निकालेंगे वो आएगा √3/4 ए स्क्वायर, बेस इंटू हाइट। तो सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों जब मैं आपको सेंटर पढ़ा रहा था तो वहां मैंने एक चीज डिस्कस की थी आपके साथ, क्या कि बेटा जब मैंने आपको सेंटर पढ़ाया तब ये डिस्कस किया था कि बेटा मतलब बेटा कुल मिला के इस बात का ध्यान रखना कि सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोड ट्रायंगल में अलग अलग जगह बनते हैं, एक जगह नहीं बनते। सामान्य परिस्थितियों में अलग अलग रहते हैं, लेकिन एक परिस्थिति है जहां सेम बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज जो होती है ना, उसमें ये ही लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में अल्टीट्यूड कहलाती है, जिसे हिंदी में हम अभिलंब कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब के मिलने से बनता है ऑर्थो सेंटर। देखिए मैंने कहा था ना कि सारी चीजें जो पढ़ाई है वो मेंसुरेशन 2D में मैं समेटूंगा, यानी थोड़ी थोड़ी जहां जहां कसर रह गई तो इसको पूरा करते करते बिल्कुल ढक देंगे। अब यहां भाई फाइनल खाना तैयार हो गया। इसी लाइन को ही मेरे प्यारे बच्चों मीडियन बोलते हैं, यही लाइन मीडियन भी होगी, जिसे हम हिंदी में माध्यिका कहते हैं, माध्यिका, माध्यिका कहते हैं। मीडियन से मिलकर जो बनता है उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं, हिंदी में बोले तो केंद्रक, केंद्रक कहते हैं। इसी लाइन को मेरे प्यारे बच्चों हम एंगल बाइसेक्टर भी कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं, कोण द्विभाजक, बल्कि कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। और जहां सारे एंगल बाइसेक्टर आके आपस में मिलते हैं वो मेरे प्यारे बच्चों कहलाता है इन सेंटर। हिंदी में मेरे बच्चे कहते हैं हम इसे अंतः केंद्र। अंतः केंद्र। और मेरे प्यारे बच्चों इस लाइन को हम कहते हैं क्या, इसी लाइन को हम कहते हैं
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, समकोण समद्विभाजक, समद्विभाजक गलत लिखा, समद्विभाजक भाजक, और इससे मिलके जो बनता है उसे हम कहते हैं सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, प्रकेंद्र। और मेरे बच्चे मजे की बात यह है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही बिंदु सेंट्रोइड कहलाता है, यही बिंदु केंद्रक कहलाता है, यही बिंदु सेंट्रोइड है, यही ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र, यही सरकम सेंटर है, परिकेंद्र, और यही पॉइंट इन सेंटर है, अंतः केंद्र। यानी मेरे प्यारे बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी लाइनें एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, ये मीडियन भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, और एंगल बाइसेक्टर भी होगी। और यही पॉइंट सरकम सेंटर, यही ऑर्थो सेंटर, यही इन सेंटर, और यही सेंट्रोइड, यही लंब केंद्र, यही परिकेंद्र, यह अंतः केंद्र, और यही केंद्र कहलाता है। हाँ जी, मेरी बात समझ गए? सारे बिंदु सारे सेंटर एक ही पॉइंट पे आके लाई करते हैं। इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों आप ये भी बात समझेंगे कि ये सेंट्रोइड हुआ तो ये 2:1 के रेशियो में बांटेगा, और ये सरकम सेंटर हुआ तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस, और यही इन सेंटर हुआ तो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस होती है, अंदर वाले सर्कल की रेडियस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहीं से सरकम रेडियस का सूत्र निकल के आता है, और वो आता है a/√3, क्योंकि एल्टीट्यूड को 2 1 में बांटेंगे। और यहीं से मेरे बच्चे इन सर्कल की रेडियस का सूत्र निकल के आता है, दैट इज 1/3, ये आएगा a/2√3। ये 4-5 चीजें मुझे लगता है जो आपको पी लेनी चाहिए, गट गट करके, कहना है ना, गट गट करके पी लो। यही चीजें मैंने सारी यहां लिखवाई है। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखिए यार, किसी समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हैं कि एरिया का जो फार्मूला होता है सर्कल का वो होता है πr², और इन सर्कल की रेडियस होती है a/2√3। आप कहेंगे ठीक है, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a² बटे 2 का वर्ग 4, 4 × 12, तो ये πa²/12 होता है एरिया। और अगर हम इसे हाइट की टर्म में रिप्रेजेंट करें, हाइट की टर्म में रिप्रेजेंट करें तो एरिया आता है πh²/9, πh²/9। ऐसे ही सरकम सर्कल की रेडियस लगा के फॉर्मूला लगाएं तो एरिया πa²/3, और हाइट की टर्म में आंसर होगा 4πh²/9। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरी चीज ये कि इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ a है, और ये सरकम रेडियस है, ये सरकम रेडियस है, ये इन सर्कल रेडियस है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड उसकी इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल रेडियस और सरकम सर्कल रेडियस, इनका जो रेशियो होता है उसे ध्यान से समझते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड की लेंथ a है तो इन सर्कल रेडियस की फार्मूला क्या होता है, a/2√3, और सरकम सर्कल की रेडियस का सूत्र होता है a/√3। आपने कहां से लिखा है? तो मैं अगर आपको कहूं कि इनका रेशियो निकालो तो आप कहेंगे देखिए a। अब सर सबको 2√3 से गुना करो, तो साइड की लेंथ 2√3 आई, इसे 2√3 से गुना करोगे मेरे बच्चे तो यहां क्या बचेगा, 2√3 से 2√3 कट के 1, और इसे 2√3 से गुना करेंगे तो कट के आएगा 2। मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सर्कल की रेडियस 1 है, सरकम सर्कल की रेडियस 2 है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2√3 होगी। ये बहुत ही खूबसूरत संबंध है जिसे आप ध्यान रखेंगे तो बहुत जगह काम आना है। ठीक है, देखिए मेंसुरेशन 2D जो है वो बेसिकली एक घड़ा है, और ये घड़ा इतना बड़ा है कि इसके अंदर छोटी छोटी दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड है ना? जैसे कैलकुलेशन रिजल्ट पे काम करती है, ऐसे ये भी बहुत सारे रिजल्ट बनाएगा। तो हम सारे रिजल्ट पेपर में प्रूफ करें, डिटेल करें, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस। सो द बेटर वे इज दैट कि हम इन सारे के सारे सवालों को, जितने भी इनके छोटे छोटे ट्रिक बता रहा हूं मैं, इन ट्रिकों को मेन मेन पेजेस पे लिखेंगे और वहां से इन्हें सवाल में यूज कराएंगे। ठीक है जी। अगला है कि भाई सरकम रेडियस और इन सर्कल रेडियस का रेशियो 1:2 होगा, और इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:4 होगा। अगर रेडियस का रेशियो 1:2 है तो एरिया होता है πr², πr², πr²। तो इसकी रेडियस 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, पाई से पाई कट के 1:4 आएगा। ये मैंने बता दिया कि भाई सारे सेंटर एक ही बिंदु पर होकर जाते हैं, और सारी लाइनें भी एक ही चीज को दिखाती हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या? देखिए मैं समेट रहा हूं सारी चीजों को, तो बहुत सारे छोटे छोटे रिजल्ट है जो आपको बताने हैं।
कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल और सारी साइडें मेरे प्यारे बच्चों ए है, और इसमें किसी भी बिंदु से, मान लीजिए इस पॉइंट से मैंने 3 एल्टीट्यूड खींच दिए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इस एल्टीट्यूड की लेंथ है P1, इस एल्टीट्यूड की लेंथ है P2 और इस एल्टीट्यूड की लेंथ है P3। आइए मेरे बच्चे ध्यान से, अब यह P1 P2 P3 इनमें एक रिलेशन है। ये किसी भी बिंदु से खींचे जा सकते हैं, यहां से खींचे जा सकते हैं तीनों भुजाओं पे, यहां से कहीं से भी खींचे जा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे भाई कि मुझे इस वाले ट्रायंगल के एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे साहब बेस तो हो गया A और हाइट हो गई P2, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो गया A, हाइट हो गई P2। ऐसे ही मेरे बच्चे इस वाले ट्रायंगल का एरिया, तो हाइट P1 होगी और बेस हो गया A, तो हाफ बेस हो गया A, हाइट हो गई P1, बेस हो गया A और हाइट हो गई मेरे बच्चे P3, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो हाफ इंटू बेस हो गया A और हाइट हो गई P3। आपने कहा ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल का एरिया। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा भाई मैंने ये वाली त्रिभुज का एरिया ले लिया, इसका, मैंने इस वाले ट्रायंगल का एरिया ले लिया इसका, और मैंने इस वाले ट्रायंगल का एरिया ले लिया, तीनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल ले चुका हूं, तो कहानी खत्म। पूरी त्रिभुज का एरिया आ गया, तो कॉमन ले लेंगे 1/2, A कॉमन ले लेंगे और फिर अंदर बचा P1 प्लस P2 प्लस P3, और ये सारी कहानी बराबर होगी √3/4 A² के, क्योंकि इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग पूरी बड़ी त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। पूरी बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 A²। अब मेरे बच्चों काट पीट मचाओगे, 2 से 2 गया, A से A गया, तो P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी किसी समबाहु त्रिभुज में किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर एल्टीट्यूड खींचोगे तो उनका जोड़ √3/2A होगा। और √3/2A क्या है? किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में खींची गई हाइट की लेंथ, एल्टीट्यूड की लेंथ। ये देखिए √3/2A, ये हाइट की लेंथ बताइए, हाँ है ना, √3/2A। क्या मेरी बात समझ पाए? और अगर यहां से आपको A की वैल्यू चाहिए और ये तीनों का जोड़ दे रखा हो, तो A की वैल्यू हो जाएगी क्या? ये 2/√3 इधर गुना हो जाएगा, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, हाँ है ना। अब मेरे बच्चे इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहां एक्सप्लेन करके लिखा है। अब हम सवालों पर आते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है प्रत्येक x मीटर भुजा वाले त्रिकोणीय मैदान का क्षेत्रफल 50, 70 और 80 मीटर भुजा वाले एक अन्य त्रिकोणीय मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। सवाल में कह रहा है कि भाई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तो है मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग भुजाओं वाली, और एक भुजा है इक्विलेटरल। जो इक्विलेटरल है उसकी सारी साइडें एक्स एक्स हैं, जो अलग अलग भुजाओं वाली हैं उसकी साइडें 50, 70 और 80। तो सवाल में कह रहा है कि x का मान बताइए क्या होगा। देखिए यार, पहले ऐसे निकालेंगे, एस होगा 8, 7, 15, 5, 20, 200/2। ये आया मेरे प्यारे बच्चों 100। फिर एरिया निकालेंगे, एस की वैल्यू है 100, 100 में 50 गया 50, 100 में 70 गया 30 और 100 में 80 गया 20। ये एरिया आया, बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये एरिया बेसिकली किसके बराबर होगा? ये होगा इस वाले ट्रायंगल के √3/4 A²। अब A की वैल्यू क्या है? x, इक्विलेटरल x के। देखिए 100 का वर्गमूल बाहर आया 10, 100 का वर्गमूल आया 10, है ना। अब भैया कुछ बनेगा नहीं, 5 3 15, 15 दूनी 30, तो ये आया √30, 300। मैं गलत कर रहा था, देखो 2 जीरो का 1 जीरो आ गया, 2 जीरो का 1 जीरो आ गया, 5 3 15, 15 दूनी 30, 300 में से 2 जीरो का 10 आ गया, बचा √3। ये एरिया आया, और यहाँ आया मेरे प्यारे बच्चों √3/4 x²। √3 से √3 गया, 10 10 10 4000 आएगा, तो x² की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 4000। तो x की वैल्यू आई √4000।
यानी मुझे ये बताना है कि भाई 4000 के आसपास कौन सा नंबर है इन आंसर में से, ये मेरे को बताना है। हाँ है ना, ये चीज मेरे को बतानी है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से कैलकुलेशन को पकड़ते हैं। भाई हमारा जो भी आंसर है वो ये इसी के आसपास है, यानी 40 गुना 1000 है। आपने कहा साहब ठीक है ना, 1000 नहीं माफ करना भाई 100 है। 100 का वर्गमूल क्या हुआ साहब 10, आया रूट 40। अब हम ये बात भी जानते हैं कि 6 से बड़ा है, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, यानी इसका उत्तर 6 और 7 के बीच में आएगा, यानी इसका आंसर 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो 10 गुना 6 करेंगे तो आएगा मेरे भाई 60 प्लस समथिंग, लेकिन 60 प्लस समथिंग में तो सारे ही आंसर है, 60 प्लस समथिंग में मेरे प्यारे बच्चों सारे ही आंसर आने लग रहे हैं। तो हमें क्या ढूंढना होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी होगी 40 की, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी होगी 40 की। या दूसरा तरीका आप करिए यहाँ पे, क्या देखिए, या तो आंसर 61 होगा, 61 और 62 के बीच में, या 62 63 के बीच में, 63 64 के बीच में, या 66 और 67 के बीच में। तो हमें ये देखना है कौन सी वैल्यू होगी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं यार 62 का वर्ग निकाल के बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे बड़ा आसान है सर, 2 का वर्ग आया 4, 2 4 लिख दिया, फिर 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 4 हासिल 1 आया, नहीं 6 दूनी 12 दूनी 24 2 आया, 6 का वर्ग 36, 36 और 2 38, यानी 62 का वर्ग आता है 3844। अब 63 का वर्ग निकाल लेते हैं, 3 का वर्ग 9, 6 3 18, 18 दूनी 36 का 6 हासिल 3, 6 का वर्ग 36, 36 और 3 39। अब मेरे प्यारे बच्चों आप समझ गए कि मेरा उत्तर 3969 है, जो कि 4000 के नजदीक है, यानी मेरा आंसर 63 पॉइंट समथिंग आएगा, और 63 पॉइंट समथिंग में केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी। तो बी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा। कहता भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 36 और √3। तो भैया ए स्क्वायर की वैल्यू आई 36 गुना 4, 36 का वर्गमूल 6 और 4 का वर्गमूल 2, तो ए की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 12। कह रहा है त्रिभुज का परिमाप बताओ, पेरीमीटर होता है 3 टाइम्स ऑफ ए, यानी 12 3 36। ये मेरे बच्चे सिंपल है, कर लेंगे। एरिया दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, साइड की लेंथ पूछिए। कहता है हाइट बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है भाई √3/2a, और ए की लेंथ है 8, 2 से काटेंगे 4, तो आंसर आया 4√3। कहता भैया हाइट अगर 10√3 है, तो मेरे प्यारे जो हाइट है √3/2a, यह हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ये रखी 10√3, तो ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों 20। अब कहता है भाई एरिया बताइए, तो एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, ए यानी 20, 20 का वर्ग 400, तो 100√3 मेरा आंसर आएगा। छोटे छोटे सवाल है, सिंपल सिंपल फार्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमने क्या किया कि इसके अंदर एक सर्कल बना दिया। तो बाबू ये बताओ कि इन सर्कल की रेडियस का क्या सूत्र लिखा है मैंने, तो आप कहेंगे सर a/2√3। तो ए की वैल्यू 24/2√3, 2 से काटा 12, तो 12/√3। तो इन सर्कल की रेडियस आ गई 12/√3, 12/√3 मतलब 12/√3। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें बनाना है इसके अंदर एक वर्ग, हमें बनाना है इसके अंदर एक वर्ग, लेकिन वर्ग की कहानी अभी मैंने समझाई नहीं है, तो इस सवाल को मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं। वर्ग अभी जब मैं सिखाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि अगर इसकी रेडियस 12√3 है, इसकी रेडियस 12√3 है, तो इसकी साइड की लेंथ और इसके डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, तो ये मैं आने वाले अगले सवालों में समझा दूंगा आपको, ठीक है। या अभी समझना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिए कि भैया अगर इसकी वर्ग की भुजा मान लीजिए x है, वर्ग की भुजा x है, तो वर्ग का जो डायमीटर होता है, यानी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2x, और यही बेसिकली सर्कल का डायमीटर बनता है। इस कहानी को डिटेल में समझाऊंगा। तो √2x आपका डायमीटर होगा, और रेडियस इतनी, तो डायमीटर क्या होगा इसका डबल, तो 12 गुना 2/√3। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 12 गुना 2/√2 को √3 से क्या √6। अब कह रहा है एरिया बताओ, तो स्क्वायर का जो एरिया है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग करो, तो 12 का वर्ग 144, 2 का वर्ग 4 और √6 का वर्ग 6, 6 से इसे काटोगे तो ये आएगा 24, 24 चौक 96, तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया आया 96। इसमें स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लग गया, तो उससे परेशान ना हो, सही वक्त पे समझाऊंगा उसे। आइए देखिए यार, सवाल में कह रहा है 12 स्टिक्स हैं, 12 स्टिक्स हैं, और हर एक की लंबाई 1 1 यूनिट है।
कहता है इनको मिला के हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया। तो बेटे अगर हमने 12 स्टिक को मिला के इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया तो बनाने के लिए 3 भुजाएं चाहिए होती हैं, 1 2 3। तो 12 को 3 से भाग दोगे तो आएगा कितना, 4। इसका मतलब 4 डंडियां मिला के, जैसे एक डंडी ये हो गई, एक डंडी ये हो गई, एक डंडी ये, एक डंडी ये, तो 4 डंडी से एक भुजा, अगली 4 डंडी से एक भुजा, हाँ जी ऐसे अगली 4 डंडी से एक भुजा, और हर डंडी की लंबाई 1 यूनिट है, तो हर एक भुजा की जो लंबाई होगी वो 4 यूनिट है। क्या एरिया बताइए, तो √3/4 ए स्क्वायर, ए है 4, 4 का वर्ग 16, काटेंगे आंसर आएगा 4√3। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी हाइट है √3/2 और वो मेरे प्यारे बच्चों दे रखा है मेरे को 3.46। बिल्कुल ठीक है। सवाल में कह रहा है कि भैया इसका पेरीमीटर बताइए। देखिए मेरे बच्चे, √3 का मान होता है डेसिमल में 1.73/2 गुना a बराबर 3.46। इसका डबल हुआ 17 दूनी 34, 3 दूनी 6, 2 आया, तो a की वैल्यू आई 4, और a की वैल्यू 4 है, तो पेरीमीटर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे परिमाप होता है भुजा 3 गुना साइड, तो 3 चौक 12, पेरीमीटर होगा 12, पेरीमीटर होगा मेरे प्यारे बच्चों 12। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, आप मुझे बताइए कि अगर इक्विलेटरल है तो ये भुजाएं ए ए ए हैं, तो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि यार इसकी हाइट बड़ी होगी या भुजा की लंबाई बड़ी होगी, तो आप कहेंगे सर हर हाल में साइड की लेंथ बड़ी होगी, यानी ए जो है ना वो हर हाल में इसकी हाइट से तो बड़ा ही होगा। तो अगर मैं दोनों तरफ 3 से गुना कर दूं तो 3a बड़ा होगा 3h से, और अगर ध्यान देंगे तो 3a क्या हुआ, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो होगा त्रिभुज का वो हर हाल में 3 इंटू हाइट होगा, और हाइट की वैल्यू हमें रखी 3.4, तो भैया पेरीमीटर की जो वैल्यू आएगी 3 चौक 12, 3 3 9 और 1 10, 11.2। इसका मतलब पेरीमीटर 11.2 से बड़ा होगा, और 11.2 से बड़ा केवल और केवल एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन डी। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं आगे के लिए। कहता है तीनों भुजाओं का योगफल 15√3 है, यानी पेरीमीटर दे रखा है 15√3। तो भैया 3 भुजाओं का जोड़ इतना है, तो एक भुजा की वैल्यू आ गई 5√3। हाइट क्या होती है ट्रायंगल की, √3/2a, और a की वैल्यू मेरे प्यारे जो 5√3, और √3 को √3 से क्या 3, 3 को 5 से क्या 15, 15/2। तो यह है मेरे प्यारे जो 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। देखिए मेरे भाई, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, इट्स पेरीमीटर इज, कहता है एरिया दे रखा है, तो मेरे भाई एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर, ये दे रखा है 10.24 या √3, √3 से मेरे बच्चे √3 गया, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आई 10.24 गुना 4। थोड़ी देर के लिए क्या करो, इस 1024 को ना बटे 100 ही लिख लो और गुना 4 लिख लो। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, मान ली बात। अब मेरे बच्चों जब स्क्वायर रूट हटा के यहाँ लाओगे तो आप जानते हैं ये 32 का वर्ग होता है, और 4 जो होता है वो 2 का वर्ग होता है, और 100 जो होता है वो 10 का, तो साइड की लाइन 6.4 आई। कह रहा है त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो मेरे बच्चे पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, ए की वैल्यू 6.4, 3 चौक 12, 3 सिंह 18 और 1 19, तो आंसर होगा 19.2 सेंटीमीटर, यानी जो परिमाप होगा वो 19.2 मीटर होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा था पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 75 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए पेरीमीटर 75 है, तो भैया 3 से भाग देंगे तो साइड की लेंथ निकल के आई 25। कहते हैं एरिया बताइए, तो √3/4 ए स्क्वायर 25 का और 625, तो आंसर आया 625 √3/4, ऑप्शन बी। कहता है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया √3/4 ए स्क्वायर, ये दे रखा है मेरे बच्चे 36 √3, √3 से ए कटा, ए स्क्वायर बराबर 36 गुना 4, तो ए की वैल्यू आई 36 का वर्गमूल 6 और इसका 2, 6 दूनी 12। तो कहता है इसके परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, सरकम रेडियस, तो वो होगी मेरे प्यारे बच्चों a/√3, तो ए की वैल्यू 12/√3, हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ये कट के 3 आया, 3 चौक 12, तो मेरे प्यारे बच्चों सरकम रेडियस की लेंथ आई 4√3, सरकम रेडियस की लेंथ आई मेरे प्यारे बच्चों 4√3, 4√3।
कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके इन सर्कल और सरकम सर्कल की रेडियस का रेशियो ज्ञात करिए। आंख बंद करके 1:2, क्योंकि इन सर्कल की रेडियस 1 तो सरकम सर्कल की रेडियस तो डबल होती है। और अगर इनके एरिया का रेशियो पूछे, ये तो है रेडियस का रेशियो, अगर इनके एरिया का रेशियो पूछे तो मेरे बच्चे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो मेरे प्यारे बच्चों सेम ही सवाल है, तो एरिया का रेशियो 1:4। सवाल में कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड और इन सर्कल की रेडियस का रेशियो बताओ। तो मैंने आपको बताया कि बेटे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इन सर्कल की रेडियस अगर 1 है तो सरकम सर्कल की रेडियस मेरे भाई 2 हो जाएगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2√3, तो साइड हो जाएगी 2√3, तो इन सर्कल की रेडियस हो जाएगी 1, एंड दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। कहता है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की भुजा और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करिए। तो भैया समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 होगी तो सरकम सर्कल की रेडियस होगी 2। अभी बताया कि भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल में सरकम मतलब इन सर्कल रेडियस 1 तो सरकम सर्कल की रेडियस 2, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2√3 होगी। उसने कहा साइड और सरकम सर्कल की रेडियस, तो आंसर मतलब काट पीट करोगे तो रेशियो आएगा √3:1। ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। तीसरी टाइप है मेरे प्यारे बच्चों आइसोसेलिस ट्रायंगल, जिसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों आपस में। आइए मेरे बच्चे बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। भैया आइसोसेलिस ट्रायंगल जो होगी इसको आप चाहें तो बड़ी आसानी से स्केलन ट्रायंगल मान के सोल्व कर लें। भाई दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी भुजा डिफरेंट होगी, आप ईरो फार्मूले से एरिया निकालें, आप स्केलन ट्रायंगल के फंडे से ही आप सरकम सर्कल की रेडियस निकालें, इन सर्कल की रेडियस निकालें, ईच एंड एवरीथिंग आप सोल्व करते चले जाएं, पहली चीज। लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक जानना चाह रहे हैं इस चीज में तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। मेरे बच्चे आप ये बात जानते हैं कि अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों साइडें आपस में बराबर हैं और अगर मैं यहां से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड डाल दूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां से सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड डाल दूं, अभिलंब खींच दूं, तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगा। आप कहें कैसे, बता दो। मैंने क्या किया कि आइसोसेलिस ट्रायंगल ले लिया, आपने कहा ठीक है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसे? इस वाले ट्रायंगल में ये साइड कॉमन है, दोनों साइड ट्रायंगल में ये राइट एंगल बन गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, भाई एक राइट एंगल आ गया और एक साइड कॉमन होगी और हाइपोटेन्यूज दोनों के बराबर दे रखे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। और जब दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम हो जाती है मेरे भाई, और जब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये साइड ए है, ये साइड ए है मेरे बच्चे, और ये साइड बी है, तो नेचुरल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये लेंथ आएगी b/2। आपने कहा करेक्ट है, ये h है। अब अगर मैं आपसे इस राइट एंगल ट्रायंगल में h की वैल्यू निकलवाऊं तो निकाल देंगे? आप कहेंगे बिल्कुल निकलेगी। कैसे साहब? h की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट में a² माइनस b²/4, b/2 का स्क्वायर। h की वैल्यू आएगी 4a² माइनस b²/4, तो h की फाइनल वैल्यू आएगी 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा 1/2 और रूट में 4a² माइनस b²। आपने कहा करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसमें आपको कहूं कि एरिया बताइए, तो आप कहेंगे एरिया होगा हाफ इंटू बेस हो गया b और हाइट हो गई 2, हाइट हो गई ये वाली 1/2 4a² माइनस b²। तो एरिया की जो फाइनल कैलकुलेशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी b/4 4a² माइनस b², b/4 4a² माइनस b² रूट के अंदर। यही सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहां आपको लिख के दी है और कुछ भी नहीं है। पहले इतनी बातों को आराम से समझो फिर आगे बढ़े। देखिए परिमाप क्या होगा, a जमा b यानी 2a प्लस b। एरिया निकालना है तो एरिया का सूत्र होगा b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b², या फिर अगर ये वाला कोण हमें थीटा दे रखा है तो हाफ इंटू अगल बगल की साइड इंटू में साइन थीटा, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। हाइट पूछे तो हाइट आएगी रूट के अंदर 4a² माइनस b²/2। अगर मेरे बच्चे सरकम सर्कल की रेडियस इसमें पूछेगा तो सरकम सर्कल की रेडियस आएगी ये वाली, और इन सर्कल की रेडियस मतलब और बेस की अगर b की लेंथ सरकम से रेडियस के रेफरेंस में पूछेगा तो ये वाली। बाकी इनकी जरूरत नहीं है, मुझे जो लगता है वो बस इतना है कि आप ये चीज जान लें तो मोर देन एनफ है कि भैया इक्वल साइड a है और नॉन इक्वल साइड b है, तो एरिया का फंडा ये हुआ, हाइट की वैल्यू ये हुई।
हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों आइसोसेलिस में ही एक डिफरेंट टाइप बना रहे हैं कि अगर आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल हो, यानी समकोण हो पर समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो समकोण समद्विबाहु में क्या होगा कि ये 45 डिग्री बनेगा, ये भी 45 होगा। कारण क्या है भैया? कारण ये है कि साहब ये 90 डिग्री है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और बराबर होंगी तो ये 45, तो ये भी 45 होगा। और अगर ये 45 डिग्री है तो रेशियो होगा 1 1, और ये वाला रेशियो होगा √2। ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस में भी आपने पढ़ा है। हाँ है ना? अगर आपने एरिया निकालना है, यहां तक कि मेरी बात समझ में आई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 45 डिग्री की वजह से ऐसा होने लग रहा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कहूँ कि पेरीमीटर बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे ए और ए 2a प्लस में a√2। पूरे में से अगर √2a कॉमन ले लूं मेरे बच्चे में यहां से, तो यहां से a कॉमन गया, √2 गया, तो बचा √2 और यहां बचा 1। ये इसका परिमाप आया जो आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या कि भाई इसका जो पेरीमीटर है ये वो आया a इंटू में 2 प्लस √2 भी लिख सकते हैं, या √2a इंटू में √2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ये इसका पेरीमीटर हुआ। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका पेरीमीटर हुआ, परिमाप हुआ। और अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, भाई राइट एंगल ट्रायंगल है और आइसोसेलिस भी है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये वाली साइड √2 होगी। मैंने आपको कहा कि भाई इसका पेरीमीटर जो होगा ना P, वो होगा √2a इंटू में √2 प्लस 1। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि भाई इसका एरिया निकालिए, तो एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो a इंटू ए, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ए स्क्वायर। और अगर मेरे बच्चे मैं आपको पेरीमीटर के रेस्पेक्ट में लेके आऊं सारी कहानी, तो आप ये बताइए यहां से a की वैल्यू क्या होगी, तो a यहीं रखेंगे तो p यहीं आएगा, √2 नीचे और ये √2 प्लस 1 नीचे। या आप चाहें तो इसको सीधा भी लिख सकते हैं, सिर्फ a ही कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा 2 जमा √2। तो यहां से a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी p/2 प्लस √2। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चों आप चाहो यहां पे तो a स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे एरिया में a स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर आएगा। और इसका 2 जमा √2 का वर्ग करोगे तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 4 आया, प्लस b स्क्वायर 2 आया, प्लस 2a भी आया, 2 दूनी 4 √2 आया, तो 4 और 2 6 जमा 4 √2 आया। हाँ जी। आप ये भी ना करें तो आप एक काम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि इसका हर का प्रीमेकरण भी यहां कर सकते हैं और फिर स्क्वायर, या अब इसका हर का प्रीमेकरण करते हुए 6 - 4 √2 से ऊपर और 6 - 4 √2 से नीचे। तो मेरे प्यारे बच्चों a स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो ऊपर आएगी p स्क्वायर इंटू 6 - 4 √2, और नीचे जो वैल्यू आएगी ना वो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आएगी। क्या हुआ जी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर 6 का वर्ग 36 माइनस बी स्क्वायर 4 √2 को 4 का 16 दूनी 32, 36 में 32 क्या मेरे प्यारे बच्चों 4। और बताओ जी कोई नई चीज। सर अगर हम चाहें तो ऊपर नीचे 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा p स्क्वायर इंटू में 3 - 2 √2 अपॉन 2। और अगर इसको मैं यहां फिट कर दूं 1/2 a स्क्वायर को, तो a स्क्वायर की वैल्यू है p स्क्वायर इंटू में 3 - 2 √2 अपॉन 2। तो सोल्व करोगे तो फाइनल जो आपका एरिया आएगा वो आएगा p स्क्वायर इंटू में 3 - 2 √2 अपॉन में 4। अब मैं फिर से अपनी बात को दोहराता हूं, क्या कि अगर कोई आइसोसेलिस ट्रायंगल दे रखी है और उसकी जो इक्वल साइड की लेंथ है वो a है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो पेरीमीटर होगा वो हो जाएगा a इंटू में 2 प्लस √2। और कई बार सवाल में क्या होता है कि पेरीमीटर आपको दिए रहता है और एरिया पूछता है, आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल में परिमाप देके एरिया पूछेगा, तो एरिया एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हाफ a स्क्वायर। दूसरा एरिया का फंडा होगा क्या, ये वाला कि पेरीमीटर का वर्क करो इंटू 3 - 2 √2 करो और बटे 4 करो। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों इसका एक ट्रिक होगा। अब सवालों पर आते हैं। कहता भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें AB और AC बराबर है, कहता भैया ये एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC बराबर है, AD BC पर लंब है, AD BC के ऊपर लंब है, AD की लेंथ है 6, ABC का परिमाप है 36, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या होगा। कह रहा है पेरीमीटर दे रखा है मेरे बच्चे 36 और हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया निकालना है।
अब देखिए मेरे बच्चे, मैं क्या करता हूँ, इस भुजा को ए मान ले रहा हूँ, इस भुजा को भी ए मान ले रहा हूँ, इस भुजा को मैं बी मान ले रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये जानते हैं कि ए जमा ए टू ए जमा बी ये बराबर है 36 के, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप 36 दिया हुआ है। तो यहां से बी की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 36 माइनस 2a, और अगर मैं यहां से बी का आधे की वैल्यू निकालूं तो दोनों तरफ 2 से भाग दोगे, तो आप कहोगे साहब ये आएगी 18 माइनस ए। मैं कहूंगा हाँ। अब आपको बी का आधा क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आइसोसेलिस में जब एल्टीट्यूड खींचेंगे तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये लेंथ आएगी b/2, और b/2 की लेंथ मैंने निकाल ली, कितनी आई? 18 माइनस ए। ये लेंथ है 18 माइनस ए। अब मेरे बच्चों ये एक ट्रिपलेट बनेगा। मैं राइट एंगल ट्रायंगल की साइडें देखो ध्यान से, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। हाइपोटेन्यूज है a² बराबर होगा 6 का वर्ग जमा 18 माइनस ए का वर्ग। अब देखिए, या तो आप इसे सोल्व करिए, सोल्व करने में कोई तुर्रमखाई काम नहीं होगा। ये a² है, ये 6 का वर्ग 36 होगा, ये 18 का वर्ग 324 होगा, जमा a² होगा माइनस 36 होगा, इससे ये कट गया, ये 324 और 36 360 होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10। सोल्व करते हैं, एक तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा अगर हिट एंड ट्रायल का काम करें इसमें, तो आप एक चीज तो नोट करेंगे कि ट्रिपलेट होता है 6 8 10। भाई एक साइड 6 दिखाई दे रही है आपको, मन ही मन में सोचें एक साइड 6 है, हाँ है ना, एक साइड 6 है। तो हम ये कर सकते हैं कि ट्रिपलेट बना के देखें, ये 6 ये 8 ये 10, तो अगर ये 10 कर रहे हैं तो ए की वैल्यू 10 है, तो 18 में 10 के 8 सेटिस्फाई होने लग रहा है। तो यहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे 10, और मेरे प्यारे बच्चों अगर ए की वैल्यू 10 है, समझ गए, तो b/2 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 8। आपने कहा हाँ। तो बेटा अब हमें बस एरिया निकालने में कौन सी मुसीबत का काम होना है? भाई ये 8 है, ये भी 8 है, तो एरिया पूरा बेस कितना आ गया? 16। तो हाफ बेस हो गया 16 और हाइट हो गई 6, तो 2 8 16 8 48। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा एरिया जो निकल के आया वो आया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा था बेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 16। कहता है आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसका बेस है 6 सेंटीमीटर, बहुत सुंदर बात है, और कहता है परिमाप है 16। तो मेरे प्यारे बच्चे दोनों भुजाएं हर हाल में बराबर होंगी, बिल्कुल। तो a जमा 6 यानी 2a + 6 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 16 है। तो बचा कितना? 10। 10 को 2 हिस्सों में बांटोगे तो ये लेंथ 5 होगी, ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर है ना। करना क्या है, 16 में से 6 हटाया 10, 10 को 2 हिस्सों में बांट दिया। कह रहा है इसका एरिया बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया निकालना है आइसोसेलिस ट्रायंगल का। तो देखिए मैंने आइसोसेलिस ट्रायंगल में एरिया का फंडा आपको लिखवाया क्या, कि भाई आइसोसेलिस ट्रायंगल में एरिया कैसे निकालते हैं। तो आपने कहा सर, आपने बताया कि भाई b/4 इंटू में रूट के अंदर 4a² माइनस b²। तो मेरे बच्चे मैं इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, b/4 रूट के अंदर 4a² माइनस b²। ए का मतलब इक्वल साइड, बी का मतलब नॉन इक्वल साइड, तो बी की वैल्यू 6/4, ए की वैल्यू 5 5 कर 25 25 चौक 100, बी की वैल्यू 6 6 का वर्ग 36, तो 6/4 गुना में 100 में से 36 गया 64, 64 का वर्गमूल 8, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। तो मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया आएगा 12। दूसरी चीज़, आपको किसी फार्मूले को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक ट्रिपलेट का फंडा याद रखो, बस उसी से काम होना है मैक्सिमम सवालों में। क्या कि भैया अगर हम यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींच ले, तो मेरे प्यारे बच्चों जब लंब खींचेंगे तो ये पूरी लेंथ है 6, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा। ये 3 है, ये 5 है, तो ये क्या रही होगी? 4। ट्रिपलेट आ गया। अब एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 6 और हाइट हो गई 4। आप आंसर निकाल दीजिए, तो 12 आंसर आ गया। सवाल में कह रहे समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 3.6 मीटर यानी 360 सेंटीमीटर, पेरीमीटर है भैया 360 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया जी। कहते हैं इसका जो बेस है, इसका आधार प्रत्येक समान भुजाओं से 30 सेंटीमीटर छोटा है, एंड इट्स बेस इज 30 सेंटीमीटर शॉर्टर देन ईच ऑफ द इक्वल साइड। तो मान लीजिए इक्वल साइड x है, ये भी x है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों x - 30 होगा। आपने कहा ओके, तो तीनों को जोड़ लेते हैं भाई। तो जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तीनों को, तो x x x 3x - 30 बना पेरीमीटर। आपने कहा ओके, और परिमाप दे रखा है 360, तो 3x आया मेरे प्यारे बच्चों 330 ना 390 आया, गलत बोल गया मैं, 390, क्योंकि 30 उधर जाके जुड़ेगा। तो x की वैल्यू आई 130, 13 3 39 130, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लेंथ है ये 130 है, ये लेंथ भी 130 है, और ये 130 में से 30 घटाएंगे 100 है। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है सर यहाँ तक। अब मेरे बच्चे मुझे इसका चाहिए एरिया, मुझे क्या चाहिए? एरिया। तब एक बात बताना, अगर आपको इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि ये 100 है, ये 130 और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो यहां से एल्टीट्यूड डालेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, तो ये लेंथ कितनी है? 50 है। अब ये 50 है, ये 130 है, तो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 5 12 13 ट्रिपलेट सुना है ना, तो ये 5 का 10 गुना, ये 13 का 10 गुना, तो ये 12 का 10 गुना कितना होगा? 120। तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो हाफ 20 हो गया 100 और हाइट हो गई 120। 2 से काटेंगे 60 आएगा तो आंसर आएगा 6000। पहले इतनी बात पकड़िए फिर आगे, पहले इतनी बात समझिए फिर आगे करेंगे। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, लेकिन आपने किस में बताना है मेरे बच्चे? मीटर में। तो मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 वर्ग मीटर क्या होगा? तो इसका भी वर्ग करोगे तो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। हाँ जी, तो ये एरिया है किस में? सेंटीमीटर में। तो 10,000 से भाग देना पड़ेगा। 3 जीरो से 3 जीरो तो आंसर आएगा 0.6। फिर भी अगर किसी भाई को दिक्कत है सेंटीमीटर मीटर में, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है रिवीजन जो बताया, वहां जाकर चेक करिए। और अगर आप इस पचड़े में फंसना ही नहीं चाह रहे हैं तो आप यहाँ 100 सेंटीमीटर को मीटर बनाइए या 120 सेंटीमीटर को मीटर बनाइए और सोल्व कर लीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? देखिए भैया, कह रहे किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 91 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर 91 सेंटीमीटर, और इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजा का 1 से 1/4 गुना है। मतलब 4 एकम 4 1 5/4 गुना है। यानी हर इक्वल साइड मेरे बच्चे अगर 4 यूनिट है तो नॉन इक्वल साइड 5 होगी, तभी तो इसका 5/4 गुना हुआ। यानी ये 4x है, ये 4x है, तो ये 5x होगी। सिर्फ समझने के लिए परिमाप क्या हुआ? 4 4 8 और 5 13, 13x बराबर 91 है, तो x की वैल्यू आ गई 7। तो ये वाली साइड है मेरे बच्चे 35, ये वाली साइड है 7 चौक 28। आपने कहा ओके रिपोर्ट है सर, ये भी साइड है 28। पहले इतनी बात समझो, जिस भाई को नहीं आ रही पल्ले मैं समझाता हूं। आपने कहा जी ठीक है। अब कहता है इसके आधार की अरे बिल्कुल ही फुद्दू सवाल है क्या? तो कहते हैं इसके आधार की लंबाई याद करिए। तो मेरे बच्चे सिंपल है, 35 आ गए, कुछ सोचना ही नहीं। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब ये दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर है। बिल्कुल ठीक है। कहता है इसका परिमाप है मेरे प्यारे बच्चों 30 मीटर, पेरीमीटर है मेरे बच्चों 30 मीटर। आपने कहा जी ये बात भी ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको दे रखा हो और उसका एरिया आपने निकालना है, तो उसका सूत्र है पेरीमीटर का स्क्वायर इंटू जो पीछे बताया अभी 3 - 2√2 अपॉन में 4। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब पेरीमीटर 30 है, 30 का वर्ग 900 कर दिया, गुना ये कहानी लिखनी है बटे 4। अब मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग आपका और मेरा हम सबका ये दौड़ना चाहिए कि यहां लगभग उत्तर पूछा है, लेकिन लगभग भी जो उत्तर जा रहा है ना वो 2 अंकों पे जा रहा है, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे भी लगभग जा रहा है। तो इसका मतलब आपको इसका उत्तर 3 अंकों पे निकालना पड़ेगा, यानी डेसिमल का 3 डिजिट पे जाना पड़ेगा, फिर उससे अप्रोक्सीमेट वैल्यू उठानी पड़ेगी। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, √2 की वैल्यू क्या होती है साहब? तो √2 की वैल्यू होती है जी 1.414 ले लेते हैं, वैसे 2। ठीक है जी। अब मेरे बच्चे, मेरे है 3 - 2√2, 2√2, तो इसे 2 से गुना करेंगे। हाँ जी, तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, तो ये वैल्यू आई। तो 3 में से जब ये वैल्यू घटाएंगे तो मेरे बच्चे 3 में से जब कोई चीज घटानी है, 3 अंक है, तो 2.8 2 8 है, 10 में 8 गया 2, 9 में 2 गया 7 और 9 में 8 गया 1, 172 पॉइंट। तो ये वैल्यू आई 0.172। आप कहें जी इसको सिंपल एक ही अंक पे ले लेते 1.4, तो नहीं ले सकते क्योंकि आंसर 2 अंकों में लगभग दे रखा है, तो 3 डिजिट से लगभग उठाया हुआ उसने। क्लियर है भाई ये कहानी? आपने कहा साहब क्लियर है। अब भैया इन सबको हटाओ यहाँ से और अब कैलकुलेशन पे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 3 शून्य लिखेंगे, 1 2 3, 2 जीरो का तो निपटान हो गया। 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 3 12, 4 से भाग जा रहा है, 9 से गुना करेंगे भैया तो एरिया आएगा 9 3 27 का, 9 3 27, 7 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38, 387। और मेरे प्यारे बच्चों बटे में क्या बचा हुआ है 10। तो आपका जो एरिया है ना हमारे हिसाब से लगभग 38.7 आ रहा है। अगर मैं 3 अंकों तक अप्रोक्सीमेशन लेके चला जाऊं तो मेरा आंसर 38.7 के आसपास आएगा, है ना। अब 38 में ना तो ये रेंज में है, ना 38 की रेंज में ये है, ना 38 की रेंज में ये है, 38 से ज्यादा आएगा लेकिन 39 से कम रहेगा, तय है। तो केवल और केवल ऑप्शन ए मिला, इसलिए हमने मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए को टिक किया। देखिए सवाल में कह रहे एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 है। तो भाई ये बताइए, ये ए है, ये ए है, आइसोसेलिस राइट एंगल है, तो ये वाली क्या होगी? √2a होगी। अब एरिया दे रखा आपको कितना? हाफ इंटू 20 इंटू हाइट, ए स्क्वायर होता है, ए इंटू ए, और ये दे रखा है 121। अब पंगा फंसेगा इसमें, ठीक है मारते हैं गोली। भैया ये बताओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? 121 गुना 2, ए की वैल्यू क्या आएगी? 121 का वर्गमूल तो 11, √2 मेरा फंसा रह जाएगा। तो ये आ गई मेरे बच्चे ए की वैल्यू, लेकिन एक्चुअल में मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए हाइपोटेन्यूस, वो होगा √2a। तो हाइपोटेन्यूस होगा मेरा √2a, तो यहां पे भी √2 से गुना करें, जब इधर किया तो इधर भी, तो √2 को √2 से क्या, 2 को 11 से क्या, 22 सेंटीमीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 22 सेंटीमीटर। हाँ जी,
देखिए यार कति फुद्दू सवाल है। कहता राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों इक्वल साइड 15-15 है ना। कहता है एरिया बताओ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 15 का और 225/2, ऑप्शन ए। कहते एक समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। मेरे प्यारे बच्चों राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर, ये साइड ए है, ये ए है, ये √2 है। आपने कहा ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये बताया कि भैया इसका पेरीमीटर जो होता है वो a इंटू 2 + √2 भी लिख सकते हो, या उठा के यहां से √2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा √2a इंटू में √2 + 1। आपने कहा सही है। और एक्चुअल में दे क्या रखा है 16√2 = 16, यानी 16 यहां से मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा √2 + 1। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अगर ओके रिपोर्ट है तो √2 + 1 से √2 + 1 कट गया माफ करना, तो √2a = 16 है। अब हमसे कह रहा है कि भैया एरिया बताओ, तो a की वैल्यू क्या आएगी 16/√2। अब एरिया क्या होगा भैया हाफ इंटू a², तो 16 का वर्ग 16 × 16 और भैया √2 का वर्ग 2, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो एरिया आएगा मेरे प्यारे राइट एंगल ट्रायंगल का 64। कह रहा ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको दे रखा है 100, तो पेरीमीटर बताना। अरे हद है यार। देखिए मेरे बच्चे पेरीमीटर √2 + 1 की फॉर्म में है ना, हाँ तो पेरीमीटर हो जाएगा a √2a इंटू में √2 + 1। आपने कहा ओके। एरिया होता है हाफ a², दैट इज इक्वल्स टू 100। मेरे बच्चे a की वैल्यू निकालोगे ना तो 2 इधर लाओगे तो 100 का वर्गमूल तो 10, लेकिन √2 फंसा रह जाएगा, तो ये आएगी a की वैल्यू। हमें चाहिए पेरीमीटर, तो √2, a की वैल्यू लिखो 10 √2 और ये √2 + 1। अब मेरे बच्चे √2 को √2 से किया 2, 2 को 10 से गुना किया 20, और यह आया मेरे प्यारे बच्चों √2 + 1। दिस इज योर आंसर 20 इंटू √2 + 1। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आपका राइट एंगल ट्रायंगल तक का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।